स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम होता क्या है, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है, और इसको प्रभावित करने वाले कौन से फैक्टर हैं, कौन से कारक हैं, उनकी हमने बात कर ली है। कुछ 2 पॉइंट हमारे पास लास्ट में बचे हैं, उनको हम अब पढ़ लेते हैं। हमने लास्ट में पढ़ा था म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। उसके बाद में अपने पास नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। देखो बच्चों, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये आपने पढ़ लिया है। जो सेल साइकिल है उसमें आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में। सेल बायोलॉजी का टॉपिक है, उसमें अपन पढ़ते हैं सेल साइकिल। और सेल साइकिल में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसमें हमने ये कह रखा है कि जो क्रोमोसोम हैं, उन क्रोमोसोम के बीच में होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं, समजात गुणसूत्र जो होते हैं, उनमें जीनों के बीच क्या होता है, होती है अदला बदली होती है। ठीक है, जीनों के बीच जब अदला बदली होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो हम कह रहे हैं कि 50% मदर से और 50% फादर से, इस प्रकार से जीन क्या होते हैं, संतान में आते हैं। तो अब हम ये करेंगे कि यहाँ पर जो संतान बनेगी, उस संतान में 50% लक्षण किसके रहेंगे, माता के रहेंगे, और 50% किसके रहेंगे, पिता के रहेंगे। तो यहाँ पर देखो दोनों के जीन यहाँ पर मिक्स होते हैं, रिकॉम्बिनेट करते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कह रहे हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में वेरिएशन आती है। हमारे पास में जो पहला पॉइंट, इसका जो मेन पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है बच्चों, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने से क्या होता है, वेरिएशन आती है। और देखो आप, जब वेरिएशन आएगी तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये जब कांस्टेंट, ये कब रहेगा कांस्टेंट, जब यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं रहेगी। लेकिन हम करेंगे रिकॉम्बिनेशन होता है, नए नए लक्षण यहाँ पर ऐड होते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वेरिएशन आएगी, और वेरिएशन क्या करता है, इसको चेंज कर देता है। इसके बाद में नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, देखो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। और नेचुरल सिलेक्शन जो हो रहा है, अब देखो नेचुरल सिलेक्शन होता किस प्रकार से, हम यहाँ कहते हैं कि ये इसको कैसे प्रभावित कर रहा है, ये बात कर लेते हैं। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में डिटेल से हमने पढ़ रखा है। अब यहाँ ये देखते हैं कि जब एक स्पीसीज की बहुत सारी संतानें बनती है, और बहुत सारी संतानें बनती है, तो उनमें क्या रहता है बच्चों, वेरिएशन रहता है। क्या रहता है, उसमें विभिन्नताएं रहती है। और जब उसमें विभिन्नताएं रहेगी तो कुछ विभिन्नताएं, विभिन्नताएं क्या है, उनके गुण। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति को अब ये वहां पर सिलेक्ट करने के लिए मिल रहा है कि कौन सा ऐसा गुण है या कौन सी वेरिएशन है जो प्रकृति में बेटर सर्वाइव कर सकती है। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हमने ये कहा है कि जो बेटर सर्वाइव करेगा उसको प्रकृति क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है, और जिसको नहीं करती है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो देखो नेचुरल सिलेक्शन के लिए हम कह रहे हैं कि स्पीसीज जो है, स्पीसीज में बहुत सारी संतानें पैदा होती है, बहुत सारी संतानें पैदा होती है, तो उनमें वेरिएशन भी आएगा। और जब उनमें वेरिएशन आता है तो उन वेरिएशन में कुछ ऐसे वेरिएशन होते हैं जो बेटर होते हैं, यानी क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं। और जो वेरिएशन बेस्ट होते हैं वो बेस्ट वेरिएशन क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। और जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जब वो वेरिएशन सिलेक्ट हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। और नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। और जब नेचुरल सिलेक्शन होगा तो यहाँ पर देखो वेरिएशंस के कारण क्या हो रहा है, ये हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रभावित हो रहा है। और ये हमारा पॉइंट है कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम चेंज कैसे हो रहा है। ये समझ में आया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन किस प्रकार से हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को चेंज करते हैं। देखो नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड हम 2 एग्जांपल पढ़ लेते हैं। देखना, ये आपने नोट कर लिया, इसमें क्या नोट करना है, उसके साथ नेचुरल वेरिएशन कैसे समझना है इसको, है ना, क्लियर। चाहो तो आप पॉइंट लिख लो। देखो बच्चों, टाइप
टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, एनसीईआरटी में इसके बारे में डिटेल से लिखा हुआ है, उसको अपने को समझना है। आप यहाँ समझ लो, एनसीईआरटी से आप पढ़ोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें नेचुरल सिलेक्शन में हम इसको ग्राफ से पढ़ेंगे, और यहाँ पर ये 3 प्रकार के होते हैं। देखो कैसे कि हम ये बना लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं इसे, 3 प्रकार के 3 ग्राफ बना लेंगे यहाँ। अब इसमें क्या है कि जो हम ग्राफ बनाते हैं उसका टिप पार्ट अपने को निकालना है, इसका टॉप पार्ट क्या करना है, अपने को निकालना है। तो ग्राफ जो जनरली बनता है उसको हम ऐसे कर लेते हैं, इस प्रकार से। तीनों में हम क्या कर लेते हैं, ये जो ग्राफ की जो एक डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसकी बना लेते हैं। देखो जो इसमें समझने वाली बात क्या है कि ग्राफ में जो मीडियम जो है वो टॉप पार्ट पे है, हाईएस्ट जिसको हम कह रहे हैं और लोवेस्ट जिसको कह रहे हैं, दोनों क्या है, नीचे है ग्राफ में। लेकिन जो मिड पार्ट पे है वो सबसे ऊपर है। तो सबसे पहले हम जिस ग्राफ की बात कर रहे हैं, नंबर 1, उसमें देखना कि यहाँ पर जो सिलेक्शन हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन जो हो रहा है, उसके अंदर जैसे हम एग्जांपल लेके बात करेंगे कि कुछ चूहे हैं, और चूहे जो है उनमें 2 कलर हैं, एक तो है वाइट और एक है ब्लैक। क्या है बच्चों, वाइट और ब्लैक। लेकिन कुछ चूहे ऐसे हैं जो दोनों ना तो ब्लैक है नहीं वाइट है, क्या है, ब्राउन। क्या है बच्चों, ब्राउन। यानी कि वाइट ब्लैक, लेकिन ये क्या है, मीडियम है। ये क्या है बच्चों, मीडियम। देखो दिख रहा है, हाँ क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा इनको मैं बढ़ा लिख देता हूँ कि जो चूहे हैं हमारे पास में, एक तो कैसा है, ब्लैक, एक कैसा है, इसको उल्टा कर लेते हैं, सबसे पहले क्या है, वाइट, एक कैसा है, ब्लैक, और वाइट और ब्लैक का जो है वो कैसा है, ब्राउन। क्लियर। अब हम कह रहे हैं कि चूहे की जो स्पीसीज है उस स्पीसीज में ब्लैक वाले कम सरवाइव कर पाते हैं और वाइट वाले भी कम सरवाइव कर पाते हैं, लेकिन जो ब्राउन वाला है वो ज्यादा सरवाइव कर पाएगा। तो आपको यहाँ ये समझना है कि चूहे जो बन रहे हैं, जो संतानें पैदा हो रही है चूहे की, उसमें 3 कलर आ रहे हैं। क्लियर। तीनों में से ब्राउन वाला जो है वो ज्यादा सरवाइव कर पाता है। तो आप बताओ ज्यादा संख्या किसकी होगी, जो ज्यादा सर्वाइव करेगा उसी की पॉपुलेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। सीधी सी बात है, ब्राउन की होगी। तो हम यहाँ इसका ग्राफ लेंगे तो ये ग्राफ आएगा हमारे पास में ऐसे। क्लियर, समझ पा रहे हो। देखो एक बार ये बाद में नोट कर लेना, ये वाला हो गया। इस वाले ग्राफ को बोलते हैं स्टेबिलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेबिलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। अब देखो इसी एग्जांपल से अपन बात करते लेते हैं नंबर 2। नंबर 2, हमारे पास में जो चूहे पैदा जिनकी संतानें हैं ये 3 कलर में है। मीडियम कौन सा है, ब्राउन। यहाँ जो मिड वाला जो है वो ज्यादा सिलेक्ट हुआ है, तो ग्राफ क्या रहा, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर हम करें कि व्हाइट, ब्राउन और ब्लैक, इसमें क्या हो रहा है कि ब्लैक वाला, ये जो व्हाइट वाला है, इसकी सर्वाइव करने की जो कंडीशन है वो बिल्कुल क्या है, 0 है। लेकिन ब्राउन से लेके ब्लैक की ओर क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है बच्चों, बढ़ती जा रही है। इसकी तरह से नहीं कि जो व्हाइट वाला और ब्लैक वाला दोनों की तो कम है और इसकी क्या है, ज्यादा है। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ ब्राउन और ब्लैक की क्या है, बढ़ती जा रही है, लेकिन व्हाइट की कम है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ हम कैसे बना लेते हैं, मतलब ये जो मिड पार्ट है यहाँ पर आप देख रहे हो, इसमें इसका मिड पार्ट टॉप पे है
इसमें देखो मिड पार्ट पे क्या है, कम है, लेकिन ये आगे की ओर बढ़ रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 3 के पर बात कर लेते हैं। ये जो नीट 2019 थी, इसमें ये वाला क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन के जो बेबीज हैं, ह्यूमन बेबीज के अंदर जो वेट होता है 2 से लेके 5 वाला, यानी कि 2 किलो से लेके 5 किलो तक के वेट के, लेकिन उनमें से जो मिड पॉइंट में जो होते हैं, यानी कि 3 से 4 वाले, वो बेबी ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, और ज़्यादा वेट वाले और कम वेट वाले सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? ये वाला इस क्वेश्चन के बाद आगे बात करेंगे, लेकिन एक बार इसको समझ लेते हैं। जैसे इसी एग्जाम्पल समझेंगे कि व्हाइट है और ब्राउन है और ब्लैक, लेकिन अब हमारे पास में यहाँ क्या हो रहा है कि ब्राउन वाला तो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, व्हाइट वाला करता है, और ब्लैक वाला क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। इसका उल्टा, इसका उल्टा आएगा तो बच्चों ग्राफ कैसा आएगा हमारे पास में, इसका ग्राफ आएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा किसके लिए, व्हाइट के लिए। ब्राउन वाला सर्वाइव नहीं कर रहा है तो नीचे आएगा ग्राफ, और ब्लैक वाला सर्वाइव कर रहा है तो इसके लिए ऊपर आएगा। क्लियर है? एक बार दोबारा सुन लेना। हम कह रहे हैं कि हमारे पास में 3 कलर के चूहे बन रहे हैं, तीनों में से ब्राउन वाला जो है वो ज्यादा सर्वाइव करता है, इसलिए इसकी संख्या ज्यादा होगी, ऐसा ग्राफ आएगा। इसको बोलते हैं, सॉरी ये चूहे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्शन नाम लिख देता हूँ, आप ध्यान रखना। स्टेबल है, स्थायी है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ये देखो एक डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल सिलेक्शन। क्लियर? ये क्या है, डायरेक्शनल नहीं है, ब्राउन यानी कि स्टार्टिंग वाले कम वेट वाले और ज्यादा वेट वाले सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन ये जिनका यानी कि मध्यम जो है, वो मध्यम वर्ग वाला क्या कर रहा है, सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। इसको बोलते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। हाँ जी बच्चों, क्लियर है, समझ में आया? ये 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। देखो नीट 2019 में जो क्वेश्चन आया था उसमें ये कह रहा है कि ह्यूमन के जो बेबीज हैं, आपको बनाना है इसका ग्राफ, ह्यूमन बेबीज, और ह्यूमन बेबीज के वेट को लेके इसमें क्या आया था, क्वेश्चन आया था। क्लियर? इसमें उन्होंने क्या बताया कि इस प्रकार से ग्राफ लिया, यहां कह रहे हैं 2.5 और अधिकांश हम क्या ले लेते हैं इसमें 4, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम इसमें हम वेट ले लेते हैं। हमने कितना लिया बच्चों, 2.5 ले लिया मिनिमम, और मैक्सिमम कितना है 4। इनमें जो मिड वाला जो होता है, समझ पा रहे हो आप, 2.5 से ज्यादा और 4 से कम, ये वाले बेबी क्या करते हैं, ज्यादा सर्वाइव करते हैं, और 2.5 वाला कम करता है और 4 से ज्यादा वाला भी कम करता है, यानी कि ज्यादा वेट सर्वाइव कौन करेगा, 2.5 और 4 के बीच वाले। तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। अब ये पूछा गया है कि ये जो ह्यूमन बेबीज का जो वेट वाला ये जो ग्राफ बना है वो किस प्रकार का नेचुरल सिलेक्शन है, बताओ कैसा होगा। मिड वाला ज्यादा सर्वाइव कर रहा है, कम और ज्यादा वाला नहीं कर रहा है, ये रहा, कौन सा आएगा, स्टेबलाइजिंग। क्या जाएगा बच्चों, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। नोट करो, नोट करोगे। नोट करो। एक एग्जाम्पल की बात और कर लेते हैं। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे, ये कर लिया होगा आपने एग्जाम्पल नंबर 1
और यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर 2। इसका आप बनाओगे बच्चों ह्यूमन हाइट। ह्यूमन हाइट में हम ले लेते हैं कि मिनिमम जो है 4 से कम है और 6 से ज़्यादा है, लेकिन जो बेटर सर्वाइव करता है वो 4 और 6 के बीच वाला ज़्यादा सर्वाइव करता है। 4 और 6 के बीच वाला ज़्यादा सर्वाइव करता है। तो समझ पा रहे हो, यही वाला है ये वाला, ये एग्जाम्पल दोनों सेम है। तो आपको इसका ग्राफ कैसे बनेगा, समझ पा रहे हो, यही वाला ग्राफ बनेगा। यानी कि कम और ज़्यादा वाले ह्यूमन हाइट की जब बात करते हैं तो जनरली क्या है, हमें मीडियम जो हाइट के लोग होते हैं वही हमें मिलते हैं कि 5 से लेके 6 तक के। 4 से कम वाले बोने जो लोग होते हैं वो कम होते हैं, और जिनकी हाइट 6 से भी ज़्यादा होती है वो भी बहुत कम होते हैं। ये 4 और 6 के बीच का जो रेशियो है ये लोग ज़्यादा होते हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं उनकी हमने बात कर ली। लास्ट पॉइंट नोट कर लिया होगा। लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा है नॉन रैंडम मैटिंग। देखो रैंडम मैटिंग के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। नॉन रैंडम मैटिंग की यदि हम बात करेंगे, इसमें आपको केवल इतना ही याद रखना है कि यहाँ पर जब नॉन रैंडम मैटिंग होती है तो वेरिएशन बढ़ती है, और हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम वेरिएशन के कारण ही क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो रैंडम मैटिंग होती है या नॉन रैंडम मैटिंग होती है, तो मैटिंग के दौरान क्या होगा कि जब मेल और फीमेल जो हैं या जो पेरेंट्स हैं, मेल फीमेल पेरेंट्स हैं, उनके बीच में क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। क्रोमोसोम के जो ऊपर जो जीन्स हैं उनमें बदलाव होता है, और उन सब के कारण वेरिएशन तो यहाँ पर क्या होगी, आएगी। और वेरिएशन जब आ रही है तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या होगा, प्रभावित होगा। ये अपना हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम और उसको प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नीट के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम और ये प्रभावित करने वाले कारक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे सिंपल पॉइंट है, आप आराम से इसको कर पाओगे। क्लियर है, आप इसको नोट लास्ट में लिख लो कि वेरिएशन ज़्यादा होती है, और ये भी क्या करता है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को क्या कर रहा है, प्रभावित करता है। धन्यवाद।